Everyone, welcome to Vyas IAS. So this is the first lecture of your UPPCA special marathon batch. आप लोग को पता है हम लोगों ने यानी कि व्यास IAS ने अपना स्पेशल मैराथन बैच निकाला है जो कि आपके अभी वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है और आपका प्रीलिम्स जो है 7 और 8 दिसंबर 2024 को है, राइट। तो उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी प्रीलिम्स को लेके इकोनॉमिक्स के अंदर वो सारी कोशिश करेंगे कवर करने में। कोशिश करते हैं कि 10 से 12 घंटे के अंदर हमारा पूरा ये बैच कंप्लीट हो जाए इकोनॉमिक्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। और ये जो बैच आपका रहेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। द रीज़न बिहाइंड इज कि आप लोग फटाफट इसे कंप्लीट कर पाएंगे, बट रिकॉर्डेड के साथ साथ इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो ये कि हर हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली संडे आपका वीकली जो हर संडे जो होगा लाइव क्लास होएगी जिसमें हम लोग मिलके डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका बाकी क्लासेस का भी यही रहेगा प्रोसीजर कि आपकी क्लासेस होंगी हफ्ते में पूरे 6 दिन 7 दिन होएगी एंड उसके अलावा आपको डाउट्स मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट होए जिससे कि आप लोग इसे फटाफट कंप्लीट करें और अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटेम्प्ट करने लग जाए, उनको करने लग जाएँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे आज इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे सो दैट हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना आए टर्म्स को लेकर। अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ हम लोग कौन कौन से सोर्सेज कवर कर रहे हैं। आपकी घटना चक्र हो या फिर आपकी लूसेंट हो, ठीक है, NCERTs हो, सारे के सारे सोर्सेज मिला के ही हम आपको ये कवर करवा रहे हैं सो दैट कोई भी ऐसी रिसोर्सेज कोई भी ऐसा सोर्स ना हो जो छूट जाए और पेपर में आपके आ जाए। कोशिश करिए लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो करें। नोट्स आप साथ में बनाते रहें। नोट्स आपको खुद बनाने हैं। जो भी लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है, डाउट होगा तो डाउट के लिए सेशन होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा वैसे, बट इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम लोग बेसिकली देश की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ किस तरीके की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी होती है जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे देश में गुड्स वगैरह बनते हैं, सर्विसेज हम लोग देते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कंजम्पशन है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ना, किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमी में क्या रिसोर्सेज से यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है, रिसोर्सेज क्या यूज़ हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, देश में उससे कितना पैसा आ रहा है, ये सारी तरीके की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स में होती है, जिस चीज़ को हर इकोनॉमिस्ट ध्यान में रखते हैं, वो ये है स्केर्सिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, यही रीज़न है कि देश को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स होने के कारण और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण, यानी कि वॉन्ट्स तो हमारी अनलिमिटेड है, सबको सब चाहिए, बट रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, यही इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें यही पढ़ते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव ही यही है इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि किस तरीके से हम मैक्सिमाइज़ कर सके वेलफेयर, लोगों के भले के लिए, लोगों के भला को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझ आ रही है बात। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स, ओके। देन इफ़ वी टॉक अबाउट कि एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ था, तो देखिए एंशिएंट इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते थे या फिर आप कह लीजिए चाणक्य भी कहते थे, ठीक है, वो जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, बहुत ही फेमस नाम है, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो बुक आई थी इसका मोटिव, ये तो मतलब जो बुक थी वो पॉलिटी पे बेस्ड थी, बट बुक का नाम अर्थशास्त्र था, ठीक है। समझ आई बात। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे एरिस्टोटल ने क्या एक बुक निकाली, मतलब एक तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स, एक टर्म डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमिक्स होता है जिसका मतलब क्या होता है, हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इकोनॉमिक्स टर्म इवॉल्व हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं, हाउस मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। उसको उन्होंने इकोनॉमिक्स को हाउस मैनेजमेंट से लिंक किया,
ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यहाँ से आया था लैटिन वर्ड, और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ओ इकोनॉमिका। ठीक है, इसमें मतलब हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, समझ आई बात। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, क्या है। तो देखिए, एडम स्मिथ को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पता होनी चाहिए। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को किनको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, समझ आई बात। अकॉर्डिंग टू हिम ये कैसे कहते हैं कि इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड है। इनविजिबल हैंड मतलब कि इकोनॉमी जो है मार्केट फोर्सेस के थ्रू चलती है। मार्केट फोर्सेस यानी कि मार्केट फोर्सेस किसको बोला जाता है? डिमांड सप्लाई को। ठीक है, कि डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, कोई चलाने के लिए नीड नहीं है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये इनकी एक बुक थी, किनकी? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इनविजिबल हैंड की थ्योरी बताई थी। और इनकी एक बुक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने इस बुक में ये बताया इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, किन्होंने बताया? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, समझ आई बात। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि अगर आपको डेफिनेशन ही देनी, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम देखना भी चाहें तो लेट्स जस्ट सी द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से दी है। अगर हम 3 तरीके की कैटेगरी में बाइफोगेट करें तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस किस किस ने दिए? वेल्थ से रिलेट करके इकोनॉमिक्स को, तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस दिए अभी हमने देखा एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ ने दिए और J.S. मिल ने दिए। ठीक है, ओके। अब दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस ही हम बात करेंगे। वो हमारा जैसे कि इसी में आप मान लीजिए, मतलब टैक्स रिलेटेड जो हो गया, मार्शल, कैनन, पिगू वगैरह जो होता है, पिगोवियन टैक्स वगैरह। तो टैक्स रिलेटेड थोड़ा सा जो हो जाता है वो है मार्शल, कैनन, पिगू। ठीक है, समझ आई बात। इसी तरीके से एक डेफिनेशन और है जो किस पे बेस्ड है? रिलेटेड टू स्केर्सिटी या लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो किसने दिए? एल रॉबिन्स। ठीक है, एक तरीके से हम और देख सकते हैं जैसे कि वांटलेसनेस कि हम लोग के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स है, तो वो J.K. मेहता ने बताया था। ठीक है, J.K. मेहता की वांट हमारी अनलिमिटेड है, J.K. मेहता। ठीक है, इसी तरीके से मॉडर्न और ग्रोथ फोकस डेफिनेशंस भी दी है कि इकोनॉमी ग्रोथ के लिए किस तरीके से रिलेटेड है, उसको रिलेट करके किस किस ने दिए? मॉडर्न और ग्रोथ दिए आपको हेनरी ने, स्मिथ ने, सैमुअल्सन ने, ठीक है, एंड बेनहम ने। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डेफिनेशंस दिए अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस में एडम स्मिथ और J.S. मिल है। ठीक है, टैक्स रिलेटेड मार्शल, कैनन, पिगू है। स्कैरसिटी से रिलेटेड एल रॉबिन्स है। ठीक है, और वांट लेसन से रिलेटेड J.K. मेहता है, और मॉडर्न और ग्रोथ से रिलेटेड सैमुअल्सन, हेनरी स्मिथ और बेनहम है। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए आपको, इतना ज़्यादा इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सब याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ मेजर इकोनॉमिक्स बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और उनकी ऑथर्स। ठीक है, कुछ मेजर बुक्स कौन सी है और उनकी ऑथर्स कौन है। देखो, इकोनॉमिक्स की जो फेमस बुक है, सबसे पहली जो बुक आती है वो आप ले लीजिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। लाइक दिस इज़ वेरी फेमस बुक इन, और ये बुक आई थी 1936 में आई थी। और इसके अलावा पर इसका अगर हम ऑथर देखें तो इनके ऑथर थे जॉन मेनर्ड कीन्स। ये बहुत ही फेमस है, कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स का होगा तो उनको कीन्स के बारे में भी पता होगा और उनको
इस बुक के बारे में भी पता होगा। J.M. कीन्स की एक और बुक थी जिस बुक का नाम क्या था, हाउ टू पे फॉर द वॉर, हाउ टू पे, जो कि 4 साल बाद ही आ गई, हाउ टू पे फॉर दी वॉर, 1940 में ये बुक आई है। एटलीस्ट आपको ये बुक तो पता होनी चाहिए कि ये किसने दी है। दूसरी बुक अभी जो हमने पढ़ी भी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस एंड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, सेम एडम स्मिथ ने दी है ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस यू शुड ऑल्सो नो। ये बुक आई थी 1776 में आई थी, ओके। ईयर याद नहीं हो तो भी चलेगा, बट कुछ कुछ का पता होना चाहिए। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपके ग्रेट डिप्रेशन के बाद के आसपास आई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो बुक है 1867, ईयर याद नहीं रखना, इट्स फाइन, बट ये बुक थी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट भी इनको बोल दिया जाता है। तो दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बुक आती है वो है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि आई थी 1947 में, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सैमुअल्सन ने ये बुक दी थी, ठीक है, पॉल ए सैमुअल्सन, ओके। उसके अलावा एल रॉबिन्स कौन थे, एल रॉबिन्स अभी मैंने आपको बताया था, एल रॉबिन्स थे जिन्होंने आपकी स्केर्सिटी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। उनकी बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, समझ आया, ईयर 1932 में। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल भी काफ़ी, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट एटलीस्ट उनको तो पता ही होगा मार्शल के बारे में, 1890 में आई थी एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है एल्फ्रेड मार्शल, हाउ टू पे फॉर द वॉर एंड दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, J.M. कीन्स ने दी थी ये बुक, ठीक है। उसके अलावा आपका दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ हो गया, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन भी आपका एडम स्मिथ हो गए। एल रॉबिन्स हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, J.M. कीन्स हो गया, पॉल ए सैमुअल्सन हो गया, फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये कुछ तरीके की बुक्स थी जो लिखी गई थी, फेमस ऑथर्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है मार्केट। स्टार्ट करते हैं मार्केट के साथ। मार्केट क्या है, मार्केट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट हमारे पास मार्केट तो आपको पता है एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 4 तरीके की मार्केट्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। पहली मार्केट हमारी है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरी आती है मोनोपोली, ठीक है। तीसरी आती है मोनोपोलिस्टिक। चौथी हम जो पढ़ेंगे वो है ओलिगोपोली एंड डिओपोली, दोनों को एक साथ, ठीक है, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। अब अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, देखिए परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जो कि हालांकि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी मार्केट। द रीज़न बिहाइंड नॉट एग्जिस्टेंस इज कि इस मार्केट में ऐसा होता है कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है। देखिए पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स सी बात है, आप सोचोगे कि यार तो क्या हो गया, बट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे एक जैसे हैं, मतलब सब के सब कॉलगेट ही बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट है और कॉलगेट ही बेच रहे हैं, एंड इवन दो प्राइजेस भी सेम रख रहे हैं। देयर इज़ नो, मतलब कंपटीशन इस तरीके से कि सबका प्राइजेस ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है कभी भी और कोई भी कभी भी मार्केट को एग्जिट कर सकता है। तो रियल लाइफ में देखिए ऐसा होता नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, समझ आ रहे हैं बात, थोड़े बहुत होते हैं सब्सटीट्यूट करने के लिए, बट एकदम ऐसी मार्केट जो पॉसिबल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारी मोनोपोली। देखिए मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है, ये आपको पता होना चाहिए, मोनो मीन्स वन, तो देयर इज़ ओनली वन सेलर, कि सेलर एक है एंड देयर आर मैनी बायर्स। एग्जाम्पल के लिए मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज़ रेलवे। देखिए रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। मेट्रो इज़ नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट, वो लोकल में होता है, इंटरस्टेट के लिए ठीक है, इंटरस्टेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही सेलर है एंड देयर आर मैनी बायर्स, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली, जिसमें कि कोई भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, या फिर आप कह दीजिए नो सब्सटीट्यूट फॉर दिस कमोडिटी इन द मार्केट। और प्राइजेस भी यहाँ पे वेरी करती है। आपको जैसे ट्रेन का भी एग्जाम्पल आप लेते हैं, रेलवे का भी, तो अलग एक ही ट्रेन में अलग अलग कोचेज़ होते हैं और अलग अलग कोचेज़ की अलग अलग प्राइस होती है, तो यहाँ पे प्राइजेस भी चेंज होती रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक। देखिए मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट है जो परफेक्ट कंपटीशन की भी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है और एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक भी है, मतलब मोनोपोली की भी है। मतलब यहाँ पे ना सेलर्स भी काफ़ी होते हैं एंड ऑफ कोर्स बायर्स तो है ही, मतलब देयर आर मैनी सेलर्स। ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ये होमोजीनियस होते हैं बट कम्प्लीटली नहीं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। एक जैसे हो जाने का मतलब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए पेप्सोडेंट और कोलगेट का ले लीजिए, ठीक है। मतलब काफ़ी सेलर्स हैं और एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे पेप्सी और कोका कोला हो गया। तो इस तरीके की मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। समझ आ रहा है, इसमें भी डिमांड सप्लाई का काफ़ी खेल है। तो एक कंपटीशन काफ़ी रहता है, कंपटीशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड क्योंकि काफ़ी होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हम देखें ओलिगोपोली और डिओपोली। तो डिओपोली में भी ऐसे होता है कि 2 सेलर हो गए एंड मैनी बायर्स हो गए, ठीक है। ओलिगोपोली में होता है कि फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। फ्यू सेलर्स का मतलब जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में कुछ ही मार्केट है, कुछ ही इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो कुछ ही मार्केट हो गई। यहाँ पे कुछ मार्केट होती है वो ओलिगोपोली, जहाँ मैनी होती है वहाँ मोनोपोलिस्टिक, जहाँ वेरी लार्ज होती है वहाँ परफेक्ट, जहाँ 1 होता है वो 1 ये हो गई, और जहाँ 2 होते हैं वो होता है डिओपोली, ठीक है। समझ आया आप लोगों को ये बात। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि वेरी वेरी बेसिक्स हैं बट हमें पता होनी चाहिए, ओके। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम देखेंगे वो है प्राइस। देखो प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस चल रही है। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा प्राइस डिटरमाइन होती है डिमांड सप्लाई से। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। डिमांड कर्व होता है, सप्लाई कर्व होता है, दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसी से निकलती है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, तो ये जो प्राइस सेट होती है ना इसी को बोलते हैं प्राइस, ठीक है। किसी भी जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसको बोलते हैं प्राइस। मार्केट क्या हो गई, मैंने आपको बताया एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलके कुछ सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की मार्केट हो सकती है। कमोडिटी क्या होती है, कोई भी आइटम जिसको हम बेच रहे हैं, दैट इज़ प्रोड्यूस, वो बनाई इसलिए गई है कि बेची जाए, ठीक है। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कमोडिटी नहीं है विच इज़ ग्रोन बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। बट अगर कोई वेजिटेबल फार्मर्स बेच रहे हैं मार्केट के अंदर तो उसको कमोडिटी बोल देते हैं। सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, जो सेल के लिए होती है उसको बोलते हैं कमोडिटी। डिमांड क्या होता है यार, देखो डिमांड होता है कि किसी भी कमोडिटी को लेके किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर रेडी है ख़रीदने को, बायर इज़ रेडी एंड वो परचेज भी करने को तैयार है उस पर्टिकुलर प्राइस में और उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे ये पेन ख़रीदना है तो ये मेरी डिमांड है और मैं कह रही हूँ मैं ख़रीदने के लिए भी रेडी हूँ, तो दैट इज़ माई डिमांड, ठीक है। और इसी तरह सप्लाई क्या होता है कि प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर के टर्म्स में होता है कि एक सेलर कितना विलिंग है कि वो अपना प्रोडक्ट बेचे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हमारे पास डिमांड से एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। आप लोगों ने सुना भी होगा लॉ ऑफ डिमांड, जो ये कहता है कि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि वो ऐसा कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड करना कम कर जाएंगे, और अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होएगी तो हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जो हम खरीद रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो हम सोचेंगे यार कम ही खरीद लेते हैं, बट वहीं अगर कम हो गई तो हो सकता है हम ज़्यादा खरीदें। एज अ रैशनल कंज्यूमर हम लोग यही करते हैं। तो इसको यहाँ से क्या रिलेशनशिप निकल के आता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, पर लॉ ऑफ सप्लाई से पहले हम इससे रिलेटेड ये देखेंगे कि गिवन गुड्स क्या होता है, क्योंकि देखो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, अब इसमें एक्सेप्शनल केस का एक एग्जांपल है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है, देखिए गिवन गुड्स ये होता है जो ये कहता है कि ना इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो ये कहता है देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम होएगी, और प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो डिमांड भी ज़्यादा होएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है, जैसे पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं लोग, आलू का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई क्राइसिस वगैरह आया, इवन दो अगर उसकी प्राइसेस कम हो रही है तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस ज़्यादा हो रही है तब भी डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो गिवन गुड एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होएगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होएगी, प्राइस डिक्रीज़ होएगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ होएगी। क्यों, क्योंकि गिवन गुड्स को इन्फीरियर गुड की कैटेगरी में कह दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। समझ आई बात।
इसके बाद जो हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है कि प्राइस डिमांड जो है प्राइस से कितना ज़्यादा चेंज हो रही है। मतलब कितना चेंज हो रही है का मतलब ये हुआ कि अगर यार प्राइस में चेंज आ रहा है, अगर इतना सा चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आता है, कितनी इलास्टिक है डिमांड। और अगर प्राइस में इतना चेंज आता है तो डिमांड में कितनी चेंज आती है। तो ये चीज़ हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, कितना चेंज हो रहा है डिमांड क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ चेंज इन दी प्राइस। प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। मैंने अगर बोला पहले अगर 5 रुपये की प्राइस थी और मैं 10 डिमांड करती थी, और अगर प्राइस में 4 रुपये का चेंज आने से मेरी डिमांड 15 हो गई, या मैंने कहा प्राइस 6 से होने से मेरी डिमांड 2 हो गई, तो कितनी इलास्टिसिटी है, मतलब कितना ज़्यादा वो चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में, वो हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए हमारे ना 2-3 तरीके की गुड्स हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब देखिए कुछ गुड ऐसे होते हैं जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं, पानी है, मेडिसिन है, राशन है। प्राइस कुछ भी होए, आटा मुझे चाहिए, वाटर मेरे को चाहिए, ठीक है, मेडिसिन अगर चाहिए, कोई बीमार है तो भी चाहिए, अब चाहे उसकी प्राइस बढ़े या कम बढ़े। तो कुछ गुड्स हमारे इस कैटेगरी में आते हैं जो नॉर्मल गुड्स हम कह सकते हैं, एक तरीके से नेसेसिटी गुड्स भी हो जाता है। तो नॉर्मल गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होती, मतलब इवन दो उनकी प्राइस में चेंज आ जाए, डिमांड में हो सकता है कम होए पर इतनी चेंज नहीं होती है। इवन दो हाँ हो सकता है कि कम होए पर इतनी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल गुड है वो, मतलब वो एक तरीके से हमारे लिए नेसेसिटी है कि लेना ही है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ गुड्स होते हैं कंज्यूमर के लिए लग्जरी गुड्स। अब सबके लिए लग्जरी गुड्स अलग हो सकते हैं। हो सकता है मेरे लिए लग्जरी लेट्स से एक नॉर्मल स्विफ्ट है, स्विफ्ट कार खरीदना, बट हो सकता है किसी के लिए लग्जरी हो लैम्बोर्गिनी खरीदना। तो इट डिपेंड्स, बट किसी के लिए जो भी गुड लग्जरी हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे लिए जो लग्जरी गुड है लेट्स से एप्पल का फ़ोन लेना, तो मेरे लिए वो लग्जरी गुड है, तो उसकी अगर प्राइस चेंज होएगी तो भाई साहब मेरी डिमांड बहुत तेज़ी से गिर जाएगी, मैं ख़रीदने का भी नहीं सोचूंगी। हो सकता है पहले मैंने पैसे जोड़ लिए हो बट प्राइस ही बढ़ गई तो मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगी। तो उन गुड्स में ना डिमांड देखो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो यानी कि वो मोर इलास्टिक है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं वो प्राइस से लेस इलास्टिक है, मतलब उनमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं दिखता है। बट वेयर एज जो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा हाईली इलास्टिक। अब देखिए मैंने आपको नेसेसिटी गुड्स और नॉर्मल गुड्स इसी में समझाया, एक बार बेसिक इन दोनों को डिफरेंस समझाने के लिए। बट कुछ गुड्स हमारे नॉर्मल होते हैं, कुछ हमारे एकदम एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स में मैं बेसिकली आपको यही बोलूँगी, एसेंशियल्स में मेडिसिन हमारी आ जाती है। कोई पेशेंट है, बीमार है, उसके लिए वो नॉर्मल गुड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल गुड में भी होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरेगी, पर चाहे थोड़ी ही गिरे बट गिरेगी ज़रूर। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं एसेंशियल गुड्स, चाहे प्राइस बढ़े, चाहे इतनी बढ़े, चाहे इतनी बढ़े, मुझे उसकी डिमांड अगर मैं आज भी 5 कर रही हूँ तब भी मुझे 5 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे लिए एसेंशियल है। तो उसको वही बात बोल देते हैं हम लोग एसेंशियल गुड्स, ठीक है, जिसकी डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो चेंज ही नहीं होगी, जिसको कहते हैं इनइलास्टिक। समझ आया? पहले मैंने आपको नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स समझाने के लिए सब कुछ एक कैटेगराइज किया कि 2 ही तरीके की गुड्स है, नॉर्मल और लग्जरी। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, ठीक है। बट प्राइस के चेंज आने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं लग्जरी गुड्स विच इज़ हाईली इलास्टिक। बट इफ आई टॉक अबाउट द एसेंशियल गुड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स, देन वी कांट चेंज द प्राइस, वी कांट चेंज द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अस, इट हैज़ टू बी रिमेन सेम। 5 है तो 5 ही रहेगी, एंड देन दैट मीन्स द डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर द सेम। ओके, समझ आया? दिस इज़ व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर हम बात करें सप्लाई की, कि सप्लाई क्या होता है, देखिए सप्लाई क्या होता है, सप्लाई होता है कि कितनी चीज़ की सप्लाई हो रही है। तो यहीं से हमारे पास आता है लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट, जो ये कहता है, ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होता है कि प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा ना कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँ, क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट ज़्यादा होएगा ना। वहीं अगर प्राइस किसी चीज़ की कम हो रही है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनियन है,
प्राइस जो है प्याज के बढ़ जाते हैं, प्याज के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर प्राइस बढ़ रही है प्याज की, मान लीजिए पहले 10 रुपये किलो थी और अब 100 रुपये किलो हो गई, तो प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा है ना यार। तो वो पहले, अब वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ गई तो बढ़ाने लग जाएगा सप्लाई की, हाँ ले लो मेरे पास है ले लो। वहीं अगर उसको लग रहा है कि यार 10 रुपये की प्याज है, अभी एकदम से किसी कारण से 5 रुपये हो गई, वो सोचेगा इसको सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि प्राइस कम होगी तो वो अपने आप सप्लाई कम कर देगा, उसको स्टोर करने लग जाएगा और थोड़े दिन बाद वापस जब प्राइस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी उसको बेचना शुरू कर देगा। तो एज अ प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि उसको प्रॉफिट कब ज़्यादा हो रहा है। अगर प्राइस कम होती है तो वो भी सप्लाई कम कर देगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस प्राइस एंड सप्लाई। अब बच्चों को समझ नहीं आता, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कैसे पता लग जाता है। देखो इसका साइन भी ऊपर है और इसका साइन भी ऊपर है, इसका साइन भी नीचे, इसका साइन भी नीचे है, तो मतलब डायरेक्ट है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। वेयर एज जब हम लॉ ऑफ डिमांड देख रहे थे तो देखो साइन ऊपर नीचे था, जैसे कि प्राइस कम है तो डिमांड का, ये तो हमारा वो हो गया इन्फीरियर गुड का, ये रहा कि प्राइस ज़्यादा कहा गया, हाँ प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, ऑपोजिट साइन है तो इसको बोल देते हैं इन्वर्स। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिमांड और सप्लाई जहाँ मीट करती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम सप्लाई प्राइस। ठीक है, ओलिगोपोली समझ आ गया आपको, मार्केट सारा समझ आ गया कि डिओपोली क्या हो गया कि जिसमें सेलर 2 हो गए, मोनो और ओलिगोपोली समझ आ गया आपको, और आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट बेसिकली सारा समझ आ गया। उसके साथ साथ आपको डिमांड सप्लाई भी आ गया। अब कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, वो 2-3 चीज़ें ये है, आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ग्रेशम लॉ बोल दीजिए आप इसको, एक लॉ है, एक इकोनॉमिस्ट ने दी थी, जो वो कहते हैं कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है तो आप सीधा ये कर दीजिए। ठीक है, ग्रेशम लॉ के अकॉर्डिंग है, ये है। बट अगर मैं मतलब की बात करूँ तो देखो मतलब ये है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी का मतलब ये होता है कि जो बैड मनी है वो मार्केट में चल जाता है अगर गुड मनी है तब भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कॉइन्स का, जो हमारे एंशिएंट टाइम से जैसे बार्टर सिस्टम से हमारे पास इवॉल्व होके मनी आया। तो देखिए कॉइन्स, गुड मनी बेसिकली वो होता है कि जिसकी फेस वैल्यू कम हो या बराबर हो, बट उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू मतलब होता है उस कमोडिटी को बनाने के लिए जो वैल्यू आई। फॉर एग्जांपल गोल्ड के कॉइन्स पहले चलते थे, ये आपके मेटेलिक कॉइन चलते थे जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और उस पर लिख दिया 5 रुपये और ये वैल्यू है गोल्ड की। मान लो इसकी खुद की वैल्यू ही 100 रुपये है पर फेस वैल्यू 5 रुपये रख रखी है, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा है, गुड मनी है ये। ठीक है, वेयर एज बैड मनी क्या होता है, जिसकी फेस वैल्यू ही बराबर हो या कम हो कमोडिटी वैल्यू से। मतलब कि मतलब 5 रुपये का जो ये नोट होते हैं, आपको पता है कि जो पेपर नोट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है, बट उस पर 1000 रुपये भी लिखा होता है, 2000 रुपये भी लिखा है, बट उनकी वैल्यू देखी जाए रियल में तो 1 रुपये के बराबर होती है। तो ये क्या एक तरीके से बैड मनी हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप इसको बैड मनी लीजिए। बट जब बैड मनी आने लग जाता है, इस तरीके की चीज़ें आने लग जाती है, तो ये जो गुड मनी होता है ये भी इवन मार्केट से निकल जाते हैं और लोग इसको ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेशम्स लॉ, इस तरीके से इन्होंने इसको रिलेट किया है करेंसी के टर्म्स में, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी के लिए आपको क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी अगर आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी, तो वो इस तरीके से कहती है कि हमारी देश का जो पैसा है, मनी सप्लाई है, मल्टीप्लाई में वेलोसिटी जो होता है इक्वल्स टू P इंटू वाई, प्राइस इंटू इनकम। ठीक है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बट हम ये समझ लेंगे इस तरीके से वो कहते हैं। तो वेलोसिटी का यहाँ पे ये मतलब होता है कि देश में एक ही रुपया, मेरा 1 रुपया कितने जनों के पास सर्कुलेट हो रहा है। जैसे मैं, मान लीजिए कि देश की इकॉनमी है, मेरे पास 1 रुपीज़ था, मैंने इससे सामान खरीदा, इसके पास आ गया, यही 1 रुपया इसने इसको सामान खरीद के इसको ले लिया, ये इसके पास आ गया, ये वापस इसके पास आ गया, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, इसके पास, इसके पास, फिर वापस ही मेरे पास आ गया। तो ये 1 रुपया इकॉनमी के अंदर कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, ये होता है वेलोसिटी। पर अगर मैं कहूँ लोग खर्च ही नहीं कर रहे, ये पैसा अपने पास जोड़ के रख रहे हैं, मैंने पैसा नहीं खर्च किया, मैंने अपने गुल्लक में जमा कर दिया, अगर मैं गुल्लक में जमा ही कर दूंगी तो देश में तो वेलोसिटी नहीं आई ना। मतलब ये 1 रुपया सिर्फ मेरे पास ही रहा, किसी और के पास सर्कुलेट ही नहीं हो रहा। तो वही कहता है इकोनॉमी के अंदर इनकम वेलोसिटी जो होती है एक्यूमुलेटेड मनी की, जो पैसा हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, यानी कि पब्लिक के पास जो एक्यूमुलेटेड मनी है उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ आई बात।
इसी तरह आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। देखिए अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है ना तो मेरे बेसिक लेक्चर्स भी इकोनॉमी के डले हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आप व्यास आईएएस के यूट्यूब पे जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के बेसिक लेक्चर्स भी डले, तो उसमें आपको ये, क्योंकि हमारा मैराथन बैच है, आई अज्यूम कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होगी, बट स्टिल कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, तो आप हमारे बेसिक लेक्चर्स व्यास आईएएस में जाके देख सकते हैं, जो हम लोगों ने अपलोड भी कर रखे हैं, जिसमें आपको ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में, मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जिसमें कि पैसा आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए इधर से इधर गया, बराबर चल रहा है। बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी अगर हम रियल लाइफ में देखें सिंपल तरीके से, तो यूजुअली ऐसा होता है, लोग का जो कंजम्पशन होता है ना वो ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू खर्चा। खर्चे से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर लोगों की इनकम ज़ीरो होती है ना तब भी लोग कंज्यूम करते ही करते हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहती ही रहती है, इवन दो इनकम ज़ीरो हो। तो एग्रीगेट कंजम्पशन जो निकल के आती है देश की हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ आई बात? देखिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर्स था, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर था, बट इसके अलावा हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। बट ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद नहीं पता हो इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशंस वगैरह एंड ऑल। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है मार्केट के बारे में, और आपको ये बुक्स एंड ऑथर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये नोट्स बना के रखिएगा, कोई भी डाउट आता है या तो आप इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट, ठीक है, जो भी डाउट आपको आता है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप जो संडे को जो लेक्चर होगा, जो आपका लाइव लेक्चर होगा डिस्कशन डाउट्स बेसिस पे, उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।